आभार कि आप यहाँ इकट्ठा हुए। विशेष आभार डॉक्टर अशोक जी का, जिन्होंने मैसेज भिजवाया कि मैं भीम आर्मी राजा समाज पार्टी से जुड़ना चाहता हूँ। मैंने उनके विषय में जानकारी निकाली तो मुझे ये जानकारी मिली कि वो एक अच्छे समाज सेवक हैं और सदैव समाज के लोगों की, गरीब शोषित वंचितों की बिना जाति और धर्म देखे मदद करते हैं। तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे स्वयं चलना चाहिए उनसे मिलने के लिए, क्योंकि हम भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग इस देश में ऐसे लोगों की खोज कर रहे हैं, ऐसे साथियों को ढूंढने का काम कर रहे हैं जो जातियों से, धर्म से ऊपर उठ करके क्षेत्रों की सही समस्याएं क्या है उन समस्याओं पर काम कर सके। मैं अपनी बात शुरू करने से भारत की सरजमी पर जन्मे वो सभी महापुरुष जिन्होंने इस देश में पैदा होकर के समता समानता की बात की, जिन्होंने इस देश में पैदा होकर एकता अखंडता की बात की, जिन्होंने इस देश में पैदा होकर गैर बराबरी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया, ऐसे तमाम संतों गुरुओं को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, जय भीम करता हूं। मैं उन तमाम साथियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कुछ के नाम तो शायद हम लोग जानते हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या इस देश में ऐसी है जिसके नाम हम आज भी नहीं जानते। अगर मैं इसमें जलियांवाला बाग की बात करूं तो मेरा यह मानना है कि जो लोग वहां शहीद हुए, आज चंद नाम हम जानते होंगे, लेकिन अगर हम उसकी गहराइयों में जाएं तो हम पता करें कि वो लोग कौन थे जो शहीद हुए। मैं सभी साथियों को भी नमन करता हूं। मेरा विशेष नमन यहाँ बैठी जनता को है जो इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, या मैं ये कहूँ जो मानवतावादी विचारधारा को स्थापित किए हुए, या मैं ये कहूँ कि जब देश में एक अकाल पड़ने की कगार पर है, अकाल कैसा, वो चाहे जाति धर्म के नाम पर होने वाला शोषण हो, वो चाहे देश की अर्थव्यवस्था की बात हो, वो चाहे देश में करप्शन की बात हो, या वो चाहे महिलाओं के अपमान की बात हो। तो मैं आप सभी को भी नमन करता हूं कि ऐसे समय में आप सब लोग एकता अखंडता के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए एकजुट है। और मैं पुनः डॉक्टर अशोक कश्यप जी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने स्वयं इच्छा जताई कि वो भीम आर्मी के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार है। और कम शब्दों में भीम आर्मी को भी डिफाइन करूंगा। आज पूरे देश में भीम आर्मी के लोगों को यह कहा जाता है कि भीम आर्मी के लोग जाम लगाते हैं, भीम आर्मी के लोग आंदोलन करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि भीम आर्मी के सबसे पहले कार्यकर्ता भाई चंद्रशेखर आजाद, जो आज इस देश की संसद में बैठते हैं, अपने हक की आवाज उठाते हैं, वो खुद पोस्ट ग्रेजुएट है। मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। यहाँ तक कि हमारी तमाम टीम, कोई डॉक्टरेट है, कोई इंजीनियर है, अलग अलग डिग्रियां हम सब लोगों ने ली, यानी कि हम इस देश के पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं। ये भीम आर्मी का परिचय। आजाद समाज पार्टी का भी मैं एक लाइन में परिचय दे दूं कि जिस राजनीति को इस देश में धन के आधार पर स्थापित किया गया, धन का आधार समझिए कि धन का आधार उसे कहते हैं कि जब एक एमपी, एमएलए, विधायक 10 रुपए का खर्चा करने की जगह 100 रुपए का खर्चा करके लोकसभा और संसदों में पहुंचेगा, तो सबसे पहले अपने उस खर्चे को पूरा करने का काम करेगा। कि आज देश के अंदर जिस प्रकार से राजनीति को पूंजी पर आधारित कर दिया गया है, उस पूंजीपति राजनीति को चोट मारने के लिए आजाद समाज पार्टी का श्रीराम का निर्माण हुआ। आज जिस प्रकार से देश के किसानों को, दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को अधिकार से वंचित किया जा रहा है, खास करके उन अधिकारों को बचाने के लिए आजाद समाज पार्टी का श्रीराम का निर्माण हुआ। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि हम फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग, हम बुद्ध, रैदास, नानक, कबीर, भगवान वाल्मीकि को मानने वाले लोग, हम गुरु कश्यप जी को मानने वाले लोग, इस देश में समता समानता की बात करने वाले लोग तब तक रुकने का नाम नहीं लेंगे जब तक इस देश के उस शोषित वंचित तबके को उसके हक अधिकार न मिल जाए। सदगुरु रैदास जी कहते हैं कि चाहूं ऐसा राज मैं, मेरे सबन कौन, छोड़ पड़े सब संग
पसंद है, दास रहे पसंद। इसी दोहे पर हम लोग काम करते हैं। किसी देश के अंदर जो गैर बराबरी है वो हमारे समझ में आदेश दिया कि जाओ ऐसे राष्ट्र की स्थापना करो जहाँ किसी को कोई परेशानी ना हो। हम फूले शोभ अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग इस देश के संविधान के रक्षक के रूप में आज इस देश के अंदर काम कर रहे हैं। मैं देश का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि देश है तो आप, देश है तो मैं हूँ, देश है तो हम सब हैं, और देश नहीं तो हम में से कोई कुछ नहीं। तो छोटे छोटे उदाहरण दूंगा कि आज इस देश में देखिए बड़े बड़े मॉल खोले जा रहे हैं। अपने आप से घर जाकर पूछिएगा जो बड़े मॉल खुल रहे हैं जिसमें चीनी से लेकर हल्दी, नमक, प्याज, कपड़े, शादी विवाह का सारा सामान एक मॉल में मिल जाता। उन मॉलों के खुलने से इस देश में नुकसान किसको हो रहा है, घर जाकर अपने सोचिएगा। छोटे से उदाहरण के माध्यम से बता दूं, ये कृषि प्रधान देश है कि अगर आप अपने खेत में अनाज पैदा करते हैं तो वो अनाज 2000 रुपये क्विंटल जाता है, लेकिन उस अनाज को पीसने के बाद, मोहर लगाने के बाद उसी अनाज के आटे की कीमत 4000, 5000 रुपये, 7000, 8000 रुपये, 10,000 रुपये क्विंटल हो जाती है। आज देश का किसान मर रहा है। आज देश का वो गरीब वर्ग जिसकी उन्नति किसी भी राजनीतिक ताकत को करनी चाहिए, वो जो का तो गरीब है। और बहुत सारी बात क्या कहूँ, अगर मैं बेरोजगारी का ठीकरा पीटूं, अगर मैं यहाँ पर भ्रष्टाचार का ठीकरा पीटूं, जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तो मैं इसकी जिम्मेदार भी मैं खुद को ही दूंगा कि जब पढ़े लिखे लोग जिनको राजनीतिक ताकत हासिल करके इन सब चीजों का विरोध करना चाहिए, वो नेताओं के पीछे चाकू काटता करते नहीं है। मैं ये भी समझ कर दूं कि मेरी पूरी टीम, जितने भी टीम के लोग हैं, किसी के बाप दादा बड़े पॉलिटिशियन नहीं है, बड़े व्यापारी नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र में जो संविधान में समानता का अधिकार दिया, राजनीतिक समानता का अधिकार दिया, उस समानता के अधिकार को जान चुके हैं और ये समझ आ चुका है कि भारत की राजनीति पैसे से ना होकर के भारत की राजनीति लोगों से की जा सकती है। तो इसीलिए पूरे देश में जा करके सब लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ युवाओं को एक बात कहूंगा कि अगर भगत सिंह को पढ़ने का मौका मिले, भगत सिंह को पढ़िएगा। जब मैंने भगत सिंह को पढ़ा तो एक चीज समझ आई कि जो लड़ाई आज है उसको आज लड़ना होगा। अगर आज की लड़ाई को कल पर छोड़ दोगे तो आने वाली नस्लें तुम्हें गालियां देंगे। तो ये आज की जो लड़ाई है, जब आप इसे बहुत गौर से देखेंगे, नजदीक से देखेंगे, जब आप धर्म को एक साइड रखकर मानवतावादी विचारधारा को सोचेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये देश पुनः लुटने की कगार पर है, देश पुनः गुलामी की ओर बड़ी तेजी से अग्रसर हो रहा है, ये आपको पता लगेगा। जब आप देखेंगे किस देश में सम्मान इनको मिलना चाहिए, आज उनको बड़े पैमाने पर इस देश में अपमान किया जाता है। आप सोचिए कि वो लोग जो सुबह 4 बजे उठकर गटर साफ करते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन उनको कोई कंपनसेशन देने वाला नहीं होता। वो किसान, छोटा किसान नष्ट हो जाती है, वो आत्महत्या करने को मजबूर होता है, लेकिन कोई नेता उसके दर पर जाने वाला नहीं होता, उसको कंपनसेशन दिलाने वाला नहीं होता। आप सोचिए वो मजदूर जो सुबह से शाम तक 500 रुपए की मजदूरी कर रहा है, कि अगर वो अपना आयुष्मान कार्ड भी बना ले तो हॉस्पिटल में जाकर उसका आयुष्मान कार्ड जब शुरू होता है जब उसके 10-20-30 हजार रुपये खर्च हो जाता है। ये समस्याएं हैं इस देश की, इस गांव की, इस प्रदेश की, प्रत्येक जगह की समस्या है और इन समस्याओं पर काम होना बहुत जरूरी है। समस्याओं पर काम एसी के कमरों में बैठ कर ना कभी हुआ है ना कभी होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि सारी राजनीतिक ताकतें अगर एसी के कमरों में बैठकर सारा काम कर दें तो समस्याओं का समाधान होगा, नहीं होगा। अभी जब चंद्रशेखर भाई ने शपथ ली तो मैं भी सदन में बैठा, सदन में जाकर ऊपर बैठा, ऊपर बैठकर जब वो मैंने सदन देखा तो एक चीज महसूस हुई कि जिस व्यवस्था का आदमी इस सदन में आएगा वो उस व्यवस्था की बात करेगा। अगर इस सदन के अंदर मजदूरी करने वालों की बात उठाने वाला, किसानों की बात उठाने वाला, महिलाओं की बात करने वाला आएगा तो वो वही बात करेगा। और इस सदन के अंदर अगर कोई व्यापारी जाएगा तो वो व्यापार की बात करेगा। और इस सदन के अंदर चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए नेताओं के बच्चे जाएंगे तो सिर्फ चांदी के चम्मच की बात करें। अब तय आपको करना है कि आप किसानों की, मजदूरों की बात उठाने वाले लोगों को सदन में भेजोगे, चांदी के चम्मच पैदा लिए हुए सदन में भेजोगे, या गरीब मजदूर तकबे की बात उठाने वाले को सब सदन में भेजोगे। ये तय पब्लिक को करना होता है, जनता को करना होता है। हमें जागना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग अच्छे से भाषण दे सकते हैं, लेकिन जब तक जनता जागेगी नहीं इस देश का उत्थान नहीं हो सकता।
थोड़ा इतिहास में लेके जाऊं कि इस देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। घर जाकर पूछिएगा, गूगल से छानिएगा कि देश कब सोने की चिड़िया थी। जब ये उस समय सोने की चिड़िया था, अब से हजारों साल पहले, तो ये लुट करके सोने की चिड़िया से ये मिट्टी की चिड़िया कैसे हुआ, ये जाकर के सोचिएगा, पूछिएगा, गूगल से सवाल पूछिएगा, जरूर जवाब देगा। और अगर ना जवाब मिले तो किसी अम्बेडकरवादी के पास जाइएगा और पूछिएगा कि आज देश सोने की चिड़िया क्यों नहीं है, तो जवाब मिलेगा। बस इतनी बात कहूंगा कि इस देश के प्रत्येक जाति धर्म के व्यक्ति का जो इस देश में समान है, तो संविधान की वजह से है। और अगर संविधान जिंदा है तो आप हम सब जिंदा हैं। वरना हिटलर शाही याद कीजिए, जर्मनी में लेकर जाऊंगा, जर्मनी याद कीजिए कि जब वहाँ हिटलर ने अपना आतंक मचाया तो सिर्फ लोगों को रोटी पर जिंदा रखा था कि लोगों को रोटी मिल गई तो लोगों ने सोचा कि उन्नत है। वो व्यवस्था इस देश में धीरे धीरे लागू हो रही है। आपका रेलवे बिक चुका है, BSNL बिक चुका है, आपकी सरकारी नौकरियां बिक चुकी हैं, सब चीजों को व्यापारियों के हाथ बांटा जा रहा है। छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अगर आपके खेत में 3 क्विंटल अनाज होता है तो आप उस अनाज को सरकार को दे देते हो, ये पकड़िए, आपकी मर्जी जितने में बेची, अनाज 3 ही क्विंटल, अब सरकार की मर्जी वो कितने में बेचेगी। यही है व्यवस्था इस देश की कि आज इस देश की सारी संपत्ति को व्यापारियों को दिया जा रहा है, चाहे सोने की खदानें हो, हीरे की खदानें हो, कोयले की मैग्नीशियम की खदानें हो, उन सबको व्यापारियों को दिया जा रहा है। और धीरे धीरे व्यापारी तय करेंगे वो अनाज कितने का बिकेगा, वो 2 रुपये क्विंटल लेंगे या 10 रुपये क्विंटल लेंगे, फिर 100 रुपये क्विंटल बेचेंगे या 1000 रुपये क्विंटल बेचेंगे। ये आज देश की व्यवस्था है। मैं सिर्फ एक अपील करूंगा कि जिनको ये लगता है कि नहीं अब इस देश में लड़ने वाले लोगों की आवश्यकता है, भगत सिंह जैसे पढ़े लिखे लोग खड़े होकर अपनी आवाज को बुलंद करें, उन लोगों की आवश्यकता है, तो भी हमारी बाहें फैला करके आपका स्वागत करती है, नमन करती है, वंदन करती है। आइए हमें समझने का काम कीजिए कि हम करते क्या है। और अगर आपको लगता है कि नहीं नेताओं के चिन्हों पर चल करके, नेताओं के पीछे एड़िया घिस करके आप इस देश की व्यवस्था को बचा सकते हैं, तो 5 साल बाद नहीं 10 साल बाद आपके दिल को दुख जरूर होगा कि कोई एक व्यक्ति नीला पन्ना डालकर आया था, चीख चीख कर कह रहा था कि आइए आइए लड़ते हैं इन सामंती ताकतों के खिलाफ, और इनको बताते हैं कि देश में आज भी लड़ने वाले लोगों की कमी नहीं। ये आप सोचें। मैं पुनः डॉक्टर अशोक जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतने सारे राजनीतिक दलों में इतने सारे तमाम बड़े बड़े नेताओं को छोड़ करके भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को चुना। मुझे पता लगा था कि आप ज्वाइनिंग तभी कर लिए थे जब आपने सोचा कि आपको इस पार्टी से संगठन से जुड़ना है। मैं ये आपको आश्वस्त करा दूं कि भीम आर्मी नेता बना नहीं सकती है। जो आदमी भीम आर्मी में ज्वाइन होगा वो किसी मुख्यमंत्री के बेटे से पहला नेता बनकर दिखा देगा। ये मैं आपको आश्वस्त करा दूं। यकीन ना हो तो भीम आर्मी में ज्वाइन हो जाइए और सिर्फ गलत के खिलाफ आवाज उठाइए। गलत के खिलाफ जब आप आवाज उठाएंगे तो किसी प्रदेश का चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी प्रदेश का मंत्री हो या यहाँ का शासन प्रशासन हो, वो घुटने टेक देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरे भीमान में कार्यकर्ता है कि अगर मेरा जिला अध्यक्ष यहाँ का प्रतीक छोटा भाई अगर कहीं जाता है, किसी DC के पास जाता है, किसी कलेक्टर के पास जाता है और जाकर कहता है ये गलत हो रहा है, ये होगा नहीं, तो उस समय आपके MP MLA विधायक और मंत्री की वार्षिकी पड़ जाती है, लेकिन इस भाई की वार्षिकी नहीं। बस इतनी ही ताकत है। शुक्रिया आप सब लोगों ने मुझे सुना। हालांकि मैं बोलना कुछ और चाहता था, मैं यहाँ आया था कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन नहीं, मैंने ये देखा कि जो चीज सही मायने में समाज के बीच जानी चाहिए उसको ही आप पहुँचाएं। वरना फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा के लोग सबसे पहले अपने अधिकारों की सम्मान की स्वाभिमान की बात करते हैं, लेकिन आज मैंने सम्मान स्वाभिमान सेकंड क्वालिटी रखा, पहले देश रखा फर्स्ट क्वालिटी। जितना